क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एक समीक्षा। ये इकोनॉमिक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है विच इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल। समीक्षा हम बाद में करेंगे, पहले तो हम समझें कि ये तीन टर्म्स है क्या। किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपको दो सवाल करना बहुत ज़रूरी है। एक है व्हाट, कि ये है क्या, और दूसरा है व्हाई, क्यों किया गया। तो आज हम शुरू करेंगे व्हाई से। इसके लिए हमें भारत की थोड़ी इकोनॉमिक हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। जब हमारी स्वाधीनता हमें मिली और उसके बाद से 1991 तक, आप तो जानते ही हो कि भारत में उस वक्त मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। थोड़ी थी कैपिटलिस्टिक पूंजीवादी और थोड़ी थी समाजवादी या सोशलिस्ट इकोनॉमी थी। और इस वक्त भारत सरकार का बहुत फोकस था कि जल्दी से जल्दी हम औद्योगिकरण करें, और इसके लिए बहुत सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और राष्ट्रीय उद्यम खोले गए। और ये स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट जैसे चीज़ों से लेकर डबल रोटी तक बनाते थे। हर क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यम थे। नंबर 2, कृषि पे पहले उतना जोर नहीं था, और एक सिचुएशन था जब भारत को गेहूं, चावल अनुदान में दूसरे देशों से लेना पड़ता था। हरित क्रांति के बाद भारत आत्मनिर्भर बन गए। अपने अनाज संस्थान के लिए अपनी पॉपुलेशन को वो खुद खिला सकती थी। किसी भी देश की जो वेल्थ बनती है, जो धनराशि इकट्ठा होती है, ये दो तरीके से। एक है लोगों से कर लेना, जो इनकम टैक्स होती है, सेल्स टैक्स होती है, सर्विस टैक्स होती है, अलग अलग बहुत सारे टाइप के कर होते हैं, उससे एक बनती है। और दूसरी होती है निर्यात से, एक्सपोर्ट से हमें डॉलर मिलता है या विदेशी मुद्रा, फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। डॉलर की क्या ज़रूरत है? क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें विदेश से मंगवानी पड़ती थी, जैसे पेट्रोलियम। और डॉलर, ये पेट्रोलियम इंटरनेशनल मार्केट से हम लेते थे, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से लेते थे, और वहाँ हमें डॉलर से ख़रीदना पड़ता था। इस तरह कुछ और भी कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें थी जो डॉलर से हम खरीदते थे। कभी अगर ऐसा सिचुएशन था कि सरकार की आय कम और व्यय ज़्यादा, मतलब इनकम कम और एक्सपेंडिचर ज़्यादा, तो ये जो घाटा पड़ता था उसके लिए सरकार क्या करती थी? वो किसी निवेशकारियों से पैसे कर्ज में लेती थी। अब कर्ज लेगी तो ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। जो विदेशी कर्ज देने वाले थे उनका जो ब्याज था वो भी डॉलर्स में जाता था। 1991 में एक सिचुएशन ऐसा आया कि हमारे देश में केवल 15 दिन के लिए पेट्रोल खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा मौजूद थे, और जो हमारे देश की जो अपनी जो वेल्थ थी वो भी बहुत ही कम हो गई थी। प्राइसेस, हर चीज़ की कीमत बहुत ही ज़्यादा हो रही थी, लोग परेशान थे, और सरकार जब कर्ज मांग रही थी तो कर्ज देने को कोई भी तैयार नहीं था। तब हमारी सरकार गई इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय बैंक जो पुनर्गठन और पुनर्निर्माण और विकास में काम करती है। इसके हिस्से हैं वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड या IMF। इन्होंने भारत सरकार को 7 अरब डॉलर का कर्ज दिया। कर्ज के साथ उन्होंने एक शर्त रखा कि भारत सरकार को आर्थिक सुधार करनी पड़ेगी, ताकि भारतीय जो कंपनी है वो इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन कर सके, प्रतिस्पर्धा कर सके। और ये जो सरकार, सब कुछ सरकार करती है, इसमें से सरकार थोड़ी हटे और निजी कंपनियों को भी जगह देनी चाहिए। इससे धनराशि ज़्यादा होगी और इससे सरकार अपने जो कर्ज है ये सारे वापस कर सकेंगे। तो भारत सरकार ने इनकी जो शर्तें थी मान ली और एक नए आर्थिक नीति का अनाउंसमेंट किया। इसमें 2 तरह के उपाय थे। जो पहला था उसको हम कहते थे शॉर्ट टर्म मेजर्स या लघुकालिक उपाय, और वो थे स्थायीकारी। उनका था कि पहले देश का जो मुद्रास्फीति हो रही थी, इन्फ्लेशन हो रहा था, हर चीज़ की कीमतें इतनी बढ़ रही थी, उन सब को कंट्रोल में लाया जाए। और नंबर 2 था कि हमारे जो विदेशी मुद्रा की स्थिति एकदम ख़राब हो गई थी, हमारे पास सफिशिएंट विदेशी मुद्रा जमा हो ताकि हम अपनी जो चीज़ें आयात करनी है, इंपोर्ट करनी है, वो हम ठीक तरह कर सकें। तो ये था नंबर 1 उपाय। और नंबर 2 उपाय था जिसको कहते थे संरचनात्मक उपाय और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। और इनके जो 3 हिस्से थे वो थे लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और प्राइवेटाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन और वैश्वीकरण।
तो चलो अब हम देखते हैं उदारीकरण और लिबरलाइजेशन है क्या। जैसे शब्द से कहा गया है उदारीकरण, पहले 1991 से पहले सरकार के बहुत सारे नियम थे और कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिसको सरकार ने कॉटेज इंडस्ट्री में रखा था, कुटीर उद्योग में, कि आप बड़े पैमाने पे बना नहीं सकते। कीमतों पर, वितरण पर, प्राइसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर भी सरकार का नियंत्रण रहता था। उदारीकरण के चलते पहले तो लाइसेंस राज को ख़त्म कर दिया, फिर सरकार ने बड़े सारे क्षेत्र खोल दिए जिससे हम आयात भी नहीं ज़्यादा कर सकते थे और निर्यात भी ज़्यादा नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसके जो टैरिफ बैरियर्स थी, शुल्क जो थे वो बहुत ही ज़्यादा थे। इससे हम नॉन कॉम्पिटिटिव हो जा रहे थे। तो उदारीकरण के चलते इन सब बैरियर्स को कम करने की बात हुई। और नंबर 2 बात हुई कि सरकार सब क्षेत्र में रहने की ज़रूरत नहीं है, वो नियंत्रक की जगह से हटकर वो सहायक की जगह पे आना चाहिए। तो उदारीकरण के कई पिलर्स थे। नंबर 1 पिलर था औद्योगिक क्षेत्र का विनियमीकरण और डीरेगुलेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। 1991 से पहले कोई निजी कंपनी अगर कंपनी स्टार्ट करना चाहती थी, बिजनेस करना चाहती थी, उसे सरकार से एक लाइसेंस लेना पड़ता था और इस लाइसेंस में बड़े सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते थे। बहुत सारे क्षेत्र तो ऐसे थे जहां निजी कंपनी प्रवेश ही नहीं कर सकती थी, वो केवल सरकार के पास रहती थी। सरकार ने केवल 6 क्षेत्र अपने पास रखे, जैसे सिगरेट, अल्कोहल, औषध, फार्मा, फिर जोखिम करने वाले केमिकल्स, रसायन और विस्फोटक पदार्थ और विमानन। सरकारी कंपनियों के पास ज़्यादातर बचे रेलवेज और न्यूक्लियर पावर और डिफेंस। साथ ही साथ सरकार ने कीमतों पर और वितरण पर से अपना नियंत्रण धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया। तो ये था उद्योगों का विनियमीकरण। चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे वित्तीय क्षेत्र में उदारीकरण ये कैसे हुआ। वित्तीय क्षेत्र और फाइनेंशियल सेक्टर का मतलब है बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा। पहले जो हिसाब था ये सारे सब आरबीआई के कंट्रोल में रहते थे और आरबीआई हमेशा गाइडलाइंस इशू करती थी जिससे ही उनको चलना पड़ता था। अब आरबीआई का रोल धीरे धीरे नियंत्रक से हो गया सहायक की और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को आने की अनुमति मिल गई। पहले तो सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते थे, राष्ट्रीय बैंक होते थे। प्राइवेट सेक्टर होते ही भारत के भी कुछ बैंक्स आ गए, जैसे आपके HDFC, ICICI और कोई विदेशी बैंक आने लगे। विदेशी बैंक को परमिशन दिया गया कि वो 74% तक शेयर होल्डिंग में निवेश कर सकते थे और जो विदेशी बैंक सब नियम कानून मानकर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे उनको इतनी भी इजाज़त देगी कि आप अगर आप अपना ब्रांच खोलना चाहते हो आपको सरकार से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं। और साथ ही साथ सरकार ने पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स इन सब को भारतीय मार्केट में आने का परमिशन दे दिया। तो ये तो था वित्तीय क्षेत्र में सुधार। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कर क्षेत्र में सुधार, टैक्सेस रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म। कोई भी सरकार 2 तरीके से टैक्स लेती है हमारे भारत में। एक है डायरेक्ट टैक्स जो है आपका इनकम टैक्स। पहले इसका जो स्लैब रेट था ये बहुत हाई था, इसकी वजह से कितने ही लोग थे जो इनकम टैक्स की देते नहीं थे, वो अपनी इनकम को छुपाते थे। इसको धीरे धीरे नीचे लाया गया तो जो लोग टैक्स देने वाले हैं उनकी संख्या बढ़ती गई। तो ये तो था एक। दूसरा टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे सेल्स टैक्स वगैरह वगैरह, बहुत सारी छोटी छोटी टैक्सेस थी। 2016 में सरकार ने GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू किया। इसमें एक ही टैक्स, 1 नेशन 1 मार्केट 1 टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो 18% लागू होती है, ये सारे भारत में लागू हो गई। तो ये तो था कर क्षेत्र में सुधार। अब चलो हम आगे जाते हैं और अगला हम देखेंगे विदेशी निवेश में सुधार। पहले विदेशी निवेश में बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस थी, अब ये रेस्ट्रिक्शंस धीरे धीरे कम होने लगी है। जैसे हमने आपको बताया बैंक्स में 74% तक कर सकते थे, पहले किसी कंपनी में केवल 49% तक ही निवेश कर सकते थे, अब वो काफ़ी बढ़ गई है 49% से और वो ज़्यादा होल्डिंग रख सकते हैं। विदेशी निवेश 2 तरीके से होते हैं। एक तो है विदेशी कंपनी हमारे देश की कंपनी के साथ एक जॉइंट वेंचर तैयार कर लेती है और दोनों वो इसमें पैसे लगाती है, वो यहाँ टेक्नोलॉजी लाती है और दोनों मिलकर काम करते हैं। और दूसरा है कि वो हमारी इंडियन कंपनी को ही खरीद लेती है और फिर अपना व्यवसाय यहाँ पे करती है। फिर हम आते हैं विदेशी विनिमय सुधार या फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। इसके लिए सबसे पहले तो रुपये का डीवैल्यू किया गया, अवमूल्यन किया गया ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में प्रतिस्पर्धी हो सके।
नंबर 2, पहले तो सरकार ही रुपये का रेट लगाती थी, ये हट गया और अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से रुपये का रेट लगता है। और फाइनली हम देखेंगे व्यापार में सुधार। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आयात और निर्यात दोनों में बहुत हैवी शुल्क थे, तो ये शुल्क धीरे धीरे हटा दी गई। पहले तो कृषि क्षेत्र की चीज़ें निर्यात भी नहीं की जा सकती थी, आयात भी नहीं की जा सकती थी। 2001 के बाद ये भी हटा दिया गया, तो विदेश से भी फल सब्जियां, अनाज वगैरह हमारे देश में आके बिकने लगे और हम भी इसे ज़्यादातर निर्यात करने लगे। तो ये तो था हमारा उदारीकरण वाला हिस्सा। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण। मैंने आपको बताया था कि देश में सबसे पहले सरकार ने सरकारी उद्योग लगाए थे, सारे पब्लिक सेक्टर कंपनी थे। अब इससे निजी जाने के सरकार ने 2 तरीके अपनाए। तो एक था कि सरकार कंपनी के ओनरशिप से हट गई और उन्होंने कंपनी के लोगों को कहा कि आप और कुशल तरीके से कंपनी को चलाओ, आप स्वावलंबी बनो, स्वाधीन बनो और अच्छी तरीके से कंपनी को चलाओ, प्रतिस्पर्धी बनो मार्केट में। दूसरा जिसको हम कहते हैं विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट, तो वो सरकार कंपनी को, किसी प्राइवेट कंपनी को सेल कर देती है, बेच देती है। तो ये रहा हमारा निजीकरण का प्रोसेस। और हम तीसरे नंबर पे आएंगे, ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण। इसका मतलब है किसी एक देश के बाज़ार को विश्व के बाज़ार के साथ जोड़ना। दैट इज़, इसका उद्देश्य है कि सारे विश्व में एक ही मार्केट रहेगा, मार्केट विदाउट बैरियर्स। तो इसके तहत क्या होता है कि पहले हमारे देश के जो 3 क्षेत्र थे, एक था कृषि क्षेत्र जो प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, फिर था औद्योगिक क्षेत्र और फिर था सेवा क्षेत्र। और सेवा क्षेत्र काफ़ी कम था। और इसके जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, विश्व भर के लोगों ने देखा कि भारत की जो जनता है ये एडुकेटेड है, पढ़ी लिखी जनता है और साथ साथ ये इसके पास बहुत सारी स्किल्स हैं। तो कई सारे काम वो भारत को भेजने लगे, यहाँ से होने लगे, जैसे BPO, कॉल सेंटर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर रिलेटेड सर्विसेज, फिर जैसे आपकी कानूनी सलाह, चिकित्सा की सलाह, फिल्म एडिटिंग, बुक्स प्रिंटिंग, म्यूज़िक रिकॉर्डिंग, ऐसे बहुत सारी चीज़ें भारत से होने लगी। इससे हमें काफ़ी विदेशी मुद्रा रोज़गार भी होने लगे। अब वैश्वीकरण का मतलब हम सारे विश्व के बाजार से जुड़ रहे हैं, तब हमें भी कुछ नियम तो पालन करने ही होंगे, दूसरे देश को भी कुछ नियम पालन करने होंगे ताकि एक फेयर ट्रेड हो, किसी पर इनजस्टिस ना हो। इसके लिए है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में जब ये बनी थी तब इसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स एंड टैरिफ्स, GATT, और इसमें केवल 25 देश थे। 1995 में इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में बदल दिया गया और आज दुनिया के ज़्यादातर देश इसके मेंबर्स हैं, भारत भी इसके मेंबर है। इसका काम है देखना कि सारे विश्व में जो व्यापार हो रहा है वो एक सुनियमित तरीके से हो रहा है, एक रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में हो रहा है, नंबर 1। और नंबर 2, द्विपक्षीय व्यापार और बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना, ये है वर्ल्ड WTO का काम। 1991 में जब ये सारी नई नीतियाँ आई, उस वक्त भारत में विदेशी निवेश था केवल $10 करोड़ और आज की तारीख में ये है $30 अरब। और भारत के पास जो विदेशी मुद्रा थी वो थी केवल 6 अरब विदेशी मुद्रा थी और आज वो है 413 अरब विदेशी मुद्रा, US डॉलर्स। तो इन सब चीज़ों से भारत का जो सिचुएशन है वो अभी इंटरनेशनल लेवल पे बेटर होता जा रहा है। कीमतें भी कुछ नियंत्रण में हैं, वितरण भी कुछ नियंत्रण में है, तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव्स में हैं। चलो हम अब देखेंगे जो नेगेटिव्स क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, इनको ज़रा देखा जाए। एक तरफ तो हम देख रहे हैं वृद्धि हो रही है, GDP की भी वृद्धि हो रही है, सेवा सेक्टर की भी वृद्धि हो रही है, पर रोज़गार उतने नहीं बढ़े जितना बढ़ना चाहिए था। बेरोज़गारी तब भी एक समस्या थी, आज भी बेरोज़गारी एक समस्या है। नंबर 2 हम देखेंगे, कृषि क्षेत्र में तो नेगेटिव ग्रोथ हुआ है, ऋणात्मक वृद्धि, यानी कि कृषि क्षेत्र डाउन जा रही है। इसके कई कारण हैं। 1991 से पहले सरकार कृषि क्षेत्र में बहुत कुछ निवेश करती थी, जैसे सड़कें बनाना, बिजली, पानी, सिंचाई, ये सब क्षेत्रों में बहुत कुछ देती थी। फार्मर्स को बहुत लोन्स मिल जाते थे और फार्मर के जैसे उर्वरक पर सब्सिडीज़ मिलती थी, सीड्स पर सब्सिडीज़ मिलती थी। तो ये सारी चीज़ें हटा दी गई, कुछ तो पूरी हट गई हैं और कुछ आंशिक हट गई हैं, जिससे फार्मर्स पर कुछ काफ़ी फ़र्क आया है।
साथ ही साथ उन दिनों विदेश से आयात नहीं होते थे, आज विदेश से फल, सब्जियां, अनाज सब इंपोर्ट होके आ रहे हैं। हमारे फार्मर्स को और प्रतिस्पर्धी बनना है, इसलिए उनको और निवेश की ज़रूरत है ताकि वो नए नए तरीक़ों से उत्पादन करें, ताकि वो नई टेक्नोलॉजी लगाए। इन सब चीज़ों में निवेश उतना नहीं हो रहा है। तीसरे नंबर पे है उद्योग क्षेत्र भी थोड़ा सा कम हो गया है। जितना बढ़ रहा था उद्योग क्षेत्र उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है, और इसका तो कारण हमने देखे ही हैं कि हम लोग प्रोटेक्टेड इकोनॉमी में थे, हमें पता ही नहीं था कि बाहर कितनी कॉम्पिटिटिव है, बाहर कितनी नई चीज़ें हो रही हैं, नई टेक्नोलॉजी, नए नए तरीके से काम करना। तब जब अब खोल देने से पर पूरी मार्केट खुल जाने से बाहर की कंपनीज आ गई हैं और उनके प्रोडक्ट्स उच्च स्तर के हो सकते हैं, उनके प्रोडक्ट्स कम प्राइस में हो सकते हैं, तो जो कस्टमर है वो उनके प्रोडक्ट खरीद रहा है, ना कि हम अपने देश के प्रोडक्ट खरीदें। तो इनमें इनको ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बनना बहुत ज़रूरी है। एक और समस्या सरकार के सामने है। पहले जो कर होते थे ना, उससे सरकार का वेल्थ, सरकार का जो धन, ये काफ़ी बढ़ता था। अब मैंने आपको बताया कि उन्होंने इनकम टैक्स का स्लैब भी कम कर दिया है धीरे धीरे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर दें, तो इससे भी कभी कभी टैक्स कम हो जाता है, उतना नहीं जुट पाता। नंबर 2, जो निर्यात शुल्क, जो आयात शुल्क थे, टैरिफ्स थे, इन सब को बहुत घटा दिया गया है। तो सरकार की जो आमदनी होती थी, इनकम होती थी, वो कम होती जा रही है। इन सब चीज़ों के चलते भारत आज निर्यात मार्केट में, एक्सपोर्ट मार्केट में अपना कदम जमा रहा है। जैसे कलपुर्जे, इंजीनियरिंग पार्ट्स, वाहन, वस्त्र, इन सब चीज़ों में भारत का अच्छा नाम कमाया है। और लास्ट पॉइंट में हम देखेंगे विनिवेश, जो डाइवेस्टमेंट है, उस पर भी समस्याएं हैं कि सरकार जो कंपनीज बेच रही हैं उससे जो पैसे आते हैं उसको आगे विकास कार्यक्रम में नहीं लगा के सरकार राजस्व घाटे को कई बार पूरा करती है। तो बेचने का फ़ायदा जो होना था विकास के लिए, वो नहीं हो पाता है। तो बच्चों, ये रहा सारांश, और हम एक आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन है रटने के अगेंस्ट, नो रट्टा बिजनेस। आप चैप्टर को समझिए, कहानी की तरह चैप्टर को समझिए, तो ये आपके मन में बस जाएगा। फिर आप अपने शब्दों में आंसर लिखिए। आई प्रॉमिस यू, आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे और बहुत अच्छी शाबाशी मिलेगी आपको सबसे। आप हमारे सब्सक्राइबर तो बन गए होंगे, अगर नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब, बेल ऑल दबा दीजिए। और इस चैप्टर का राइटअप चाहिए तो गूगल कैसे कोशिश ब्लॉगस्पॉट इसको करिए। आप हमें फॉलो कर रहे हैं ना, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक इत्यादि पर। इस पर हमारी सारी नई आने वाली चीज़ों की बातें हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए। क से